This is an ABP Life podcast. लोकसभा चुनाव और गर्मी दोनों की तपिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। गर्मी चरम पर है इसी महीने में, और लोकसभा चुनाव में जो गर्मी दिखनी चाहिए थी वह धीरे धीरे आ रही है। खास तौर से इंदौर में जिस तरह कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गए, सूरत में भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए, उसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या अब राजनीति का यह नया दौर है या नई अदा है। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर मैं बात करूंगा शशि शेखर जी से, खास तौर से बिहार के संदर्भ में। शशि शेखर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भाजपा का निर्विरोध चुना जाना सूरत से हुआ, इंदौर से, तो ये दोनों सिंड्रोम जिसको कहा जाने लगा है, आजकल शब्दों का तुरंत ब्रांडिंग हो जा रही है शब्दों की, तो ये जो सूरत इंदौर सिंड्रोम है, हमें पता चला है कि बिहार में भी इसके पहुंचने की खबर है। बिल्कुल आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ा सा मैं सूरत और इंदौर के बारे में बता दूं कि उसको लेकर के, खासकर सूरत मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हो गई है और नोटा को भी एक उम्मीदवार मानने की बात कही गई है, और इसको गैर संवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या तमाम ऐसे उपाधियों से विपक्ष नवाज रहा है। लेकिन विपक्ष यह नहीं देख रहा है कि उसकी गलती कहाँ हुई, उससे कहाँ गलती हुई। सूरत इंदौर की जो कहानी है वो सामने आ चुकी है, लेकिन मैं अब यह देख रहा हूँ कि भाजपा का जो ये ट्रेन है, जो ये रथ है, ये कहीं बिहार ना आ जाए भाया सूरत और इंदौर, और इसकी पूरी संभावना है, पूरी परिस्थितियां हैं। जो परिस्थितियां सूरत और इंदौर में थी, बल्कि उनसे बढ़कर बिहार में ये परिस्थितियां बनती हुई दिख रही है, जिस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है और आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में कांग्रेस को, हम कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं खास करके, क्योंकि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और दोनों जगह कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ ही ऐसा हुआ है, सूरत और इंदौर में। तो क्या बिहार में भी ऐसा हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। और इसका संभावित जवाब है कि आखिर क्यों नहीं हो सकता। जब आप इस तरह के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो कल को अपना नामांकन रद्द नहीं कराएंगे या जीतने के बाद भाजपा में नहीं जाएंगे। ये तमाम इस तरह की बातें हैं। मसलन मैं एक एक करके आपको 3-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें मिली हैं चुनाव लड़ने के लिए, इसमें से 8 सीटों की घोषणा हो चुकी है। ध्यान दीजिएगा, एक सीट अभी भी बाकी है, पाटलिपुत्र की, पाटलिपुत्र या पटना साहिब की, शायद पटना साहिब, माफ कीजिए, पटना साहिब की, यहाँ से भाजपा के कद्दावर उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी है। वहाँ से ये चर्चा है, अभी तक घोषणा हुई नहीं है, लेकिन ये चर्चा है कि मीरा कुमार के बेटे जो है उनको टिकट मिल सकता है, या उनको टिकट दिलाने के लिए मीरा कुमार जी कोशिश कर रही हैं। इसके तो पहले हम यहीं से शुरू करते हैं केस स्टडीज के तौर पे कि मेरा ऐसी चर्चा थी, ये मेरा कोई आरोप व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन मीडिया में ऐसी चर्चा थी। और एबीपी पर जो रिपोर्टर है, बड़े तेज तर्रार रिपोर्टर है जैनेंद्र, उनकी भी एक रिपोर्ट थी कि मीरा कुमार के बेटे कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट के एक मेंबर हैं। बावजूद इसके आज तक वो कभी कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए टीवी पर नहीं आए या उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। और जब ये हवा उठी कि क्या उनको भाजपा से टिकट मिल सकता है, तो उनके बेटे ने तो इसका खंडन किया, लेकिन मीरा कुमार जी ने इस पर कहीं कुछ नहीं कहा। और जब ये लगभग तय हो गया कि वहां से रविशंकर प्रसाद जी ही उम्मीदवार होंगे, तो फिर ये अपना कांग्रेस से टिकट लेने के स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा है। अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। तो सवाल है कि जो व्यक्ति कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट में हो और वो मीडिया से बात करने से कतराता हो, कांग्रेस को डिफेंड करने से कतराता हो, ऐसे व्यक्ति पर आप कितना भरोसा करेंगे? नंबर 1। नंबर दो मैं बात करता हूँ मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में वहाँ पे वीरेंद्र चौधरी एक स्थानीय नेता है, विधायक है, कांग्रेस का झंडा कई सालों से धो रहे हैं। बजाय उनको टिकट देने के, जो एकमात्र संभावित और तगड़े उम्मीदवार थे मुजफ्फरपुर से, उसकी जगह उन्होंने निवर्तमान सांसद जो भाजपा के थे, अजय निषाद, उनको उन्होंने टिकट दिया।
कांग्रेस में, और वो कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र है, 2 बार भाजपा के सांसद रह चुके हैं, उनको आपने टिकट दिया। अब इस बात की गारंटी कौन लेगा कि अजय निषाद अंतिम समय में वैसा कुछ न करे जैसा सूरत और इंदौर में हुआ है, क्योंकि उन पर भी लास्ट टाइम में कुछ लीगल एक्शन हुआ था जिसकी वजह से उनकी सदस्यता शायद चली गई थी। ये कंफर्म नहीं हूं मैं इस तथ्य को लेकर, आप चाहे एक बार इसको देख लेंगे, लेकिन मुझे ये लगता, और वहां पर भाजपा ने टिकट दिया उस उम्मीदवार को जो कि पिछली बार कड़ी टक्कर दी थी अजय निषाद को उसने। तो अजय निषाद ये जो 2 बार भाजपा के सांसद है, उनको रातों रात आपने कांग्रेस ज्वाइन कराया और टिकट दे दिया, जबकि वीरेंद्र चौधरी या अन्य लोग वहां पर थे मौजूद जो कि एक नेचुरल दावेदार थे। तो सवाल है कि कल को सूरत, इंदौर, मुजफ्फरपुर में न हो जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? जी, तीसरा एक नाम और मैं इस लिस्ट में जोड़ना चाहूंगा। महाराजगंज से इस बार जो प्रत्याशी हैं, अखिलेश सिंह के सुपुत्र हैं, वो पिछली बार मोतिहारी से रालोसपा के टिकट पर जीते थे। रालोसपा जीते नहीं थे, चुनाव लड़े थे, हार गए, चुनाव लड़े थे, सॉरी, वो पिछली बार रालोसपा के कैंडिडेट थे। अब रालोसपा का बीजेपी से क्या संबंध है इस चुनाव में, वो हम सभी जानते हैं। तो हालांकि उसमें मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस आला कमान को अपने उम्मीदवारों की सही जानकारी राज्य इकाइयां नहीं दे रही हैं, या कांग्रेस इस चुनाव को लेकर ही गंभीर नहीं है? यही तो सवाल है कि एक तरफ जहां पूरे दक्षिण भारत में और पूर्वोत्तर भारत में राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, दोनों भाई बहन, और इतनी दौड़ धूप कर रहे हैं इस तेज गर्मी में, और वो वाकई इसको सीरियसली लेना चाहते हैं, ले रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस इस चुनाव को सीरियसली नहीं ले रही है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में जहां उनको 9 सीटें मिली और जहां महागठबंधन एक ठीक ठाक स्थिति में है चुनाव लड़ने में, पूरे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पे भाजपा को थोड़ी बहुत चुनौती मिलती दिख रही है। वहां पर आपने कैंडिडेट सिलेक्शन में ये गलती कैसे कर दी? 9 सीटों पे हम लोग 4-5 सीटों पर इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। आपने आकाश सिंह की बात की, आपने ठीक कहा कि पिछला चुनाव उन्होंने मोतिहारी से रालोसपा के टिकट पर लड़ा था, इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज से है। उनके पिताजी चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष है बिहार के, तो इसका फायदा शायद उनको मिला होगा। लेकिन ये सोचना और ये विचारना तो सिर्फ नेतृत्व को था, मल्लिकार्जुन खड़गे को था, राहुल गांधी को था, सोनिया गांधी को था, प्रियंका गांधी को था कि हमारे उम्मीदवार कौन हो, कैसे हो। क्योंकि आप देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस सीरियस हो रही है धीरे धीरे बिहार में। जिस तरह से पप्पू यादव की पार्टी को उन्होंने विलय करवाया, लेकिन फिर वो सीरियसनेस गायब हो गई तब जब राहुल गांधी पप्पू यादव के खिलाफ भाषण देने चले गए। दूसरी तरफ कल ही खबर आई है कि जो करुणा सागर पूर्व डीजीपी तमिलनाडु के थे, वो राजद के प्रवक्ता थे, उनको कांग्रेस ने शामिल कराया। तो ये बड़ा असमंजस की स्थिति है आम लोगों के लिए कि आखिर कांग्रेस सीरियस है या नॉन सीरियस है। तो कहीं लगता है कि सीरियस है, कहीं लगता है कि इतना नॉन सीरियस है जहां उसको इस बात की चिंता ही नहीं है कि किनको हम उम्मीदवार बना रहे हैं वो कल को सूरत और इंदौर रिपीट न कर दे, इसकी गारंटी देने वाला आखिर कौन है। एक और सीट है समस्तीपुर, जहाँ पर महेश्वर हजारी के सुपुत्र को टिकट दिया गया। ये सारे लोग जदयू में थे, महेश्वर हजारी अभी भी जदयू में है। अब आप बताइए कि ऐसा कैंडिडेट कल को धोखा न दे, ये इसकी गारंटी कौन लेगा? और सबसे बड़ा केस जो इस वक्त पूरे देश में गरमा रहा है, धीरे धीरे बिहार में भी इसकी चर्चा हो रही है और नेशनल मीडिया में भी मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में ये चर्चा जोर पकड़ेगी, वो सासाराम है। सासाराम के कैंडिडेट जो मनोज कुमार है, उनको 8 अप्रैल को उन पर पोक्सो एक्ट होता है, 20 तारीख के बाद आप टिकट कंफर्म करते हैं। आखिर किसने किसको गुमराह किया? कैंडिडेट ने स्थानीय नेतृत्व को गुमराह किया या स्थानीय नेतृत्व ने दिल्ली के नेतृत्व को गुमराह किया? और निश्चित तौर पर जो मेरी खबर है, सासाराम से जो मुझे खबर मिली है, और इस खबर का एक असर भी हुआ है कि AICC ने एक कमेटी बनाई है, केसी वेणुगोपाल ने फुरकान अंसारी को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है बिहार में कि जाकर सारे कैंडिडेट पर नजर रखिए और उनका ब्यौरा ला कर दीजिए। और तरह तरह की चर्चाएं हैं, कुछ जमीन उमीन और कुछ चर्च बनाने के मसले हैं सासाराम में। अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता,
लेकिन जो खबर मिली है मुझे सासाराम से, वो इस तरह की गंभीर खबर है कि अगर वहाँ कल को सूरत और इंदौर हो जाए तो मुझे कम से कम बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। कुल तो मिलाकर बड़ा यह सिंपल कहा जा सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व को सावधानी बरतनी चाहिए थी और ये अप्रीहेंशन लगातार बना रहेगा इस चुनाव में कि सूरत का परिदृश्य फिर से दोहरा न दिया जाए चुनाव में। बहुत बहुत जी, धन्यवाद जी। शशि जी, आपने हमसे विस्तार धन्यवाद। से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.